NFT, ये वो 3 लेटर्स हैं जिन्होंने 2021 के अंदर जो है सबको हिला के रख दिया है। NFT से क्या बनता है? NFTs जो हैं उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों जा रही है? ये सारी हाइप जो है वो किस बात की वजह से है? इस वीडियो में हम देखेंगे इसको डिटेल में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल। लेट्स टॉक एनएफटीज़। एनएफटी जो है उससे बनता है नॉन फंजिबल टोकन। अब नॉन फंजिबल टोकन को डिफ़ाइन करने से पहले हम देख लेते हैं कि फंजिबिलिटी जो है उसका क्या मतलब है। अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो फंजिबिलिटी जो है वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी है किसी भी कमोडिटी की या गुड की, कि जो उसके इंडिविजुअल यूनिट्स हैं वो बेसिकली एसेंशियली जो हैं वो इंटरचेंजेबल हैं। अगर आप किसी एक को दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगी। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो इस तरह ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आप किसी दफ़्तर में जाते हैं और बाहर गार्ड जो है वो आपको कहता है कि सिक्योरिटी के तौर पे जो है आप 1000 रुपया बाहर रख के चले जाएँ। ठीक है? उसके बाद आप दफ़्तर में जाते हैं, आपका जो भी काम था आपने वो किया, आप वापस आते हैं, अब वहाँ पर एक पूल पड़ा हुआ है 1000 रुपए के नोट का, ठीक है? उसमें से आप कोई भी 1000 रुपए का नोट उठा लें तो वो मतलब आपके लिए जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 1000 रुपया रखा था, आपने 1000 रुपया उठा लिया, तो आपकी जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। अगर अब हम कहते हैं कि इसी तरह जो है आप जाते हैं और वो कहते हैं कि जी आप अपना फ़ोन जो है यहाँ पर रख जाएँ, तो उस केस में जो है वापस आकर जो है वो आप अपना ही फ़ोन उठाएँगे, क्योंकि बेसिकली जो है हो सकता है कि जो डिफरेंट फ़ोन वहाँ पे पड़े हुए हैं उसमें से उनकी मेक एंड जो कंपनी है वो डिफरेंट हो, उस लिहाज से वैल्यू डिफरेंट हो। लेकिन अगर हम मतलब मज़ीद एक्सटेंड कर देते हैं एग्ज़ाम्पल को, हम कहते हैं कि जी वहाँ पे सारे आईफ़ोन पड़े हुए हैं, ठीक है? उस केस में भी आप चाहेंगे कि आप अपना फ़ोन उठाएँ, क्योंकि जो आपका अपना फ़ोन है उसके अंदर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि आपके पर्सनल हैं। उसके अंदर वो ऐप्स इंस्टॉल हुई हुई हैं जो आप यूज़ करते हैं, आपके मतलब लॉगिन हुआ हुआ है ऐप्स के अंदर और सारा कुछ, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज़ जो है उसके अंदर यूनीक इन्फॉर्मेशन है। तो उस केस में आप मतलब अपना ही फ़ोन उठाएँगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो फंजिबल और नॉन फंजिबल का डिफ़रेंस आ जाता है। इवन अगर मतलब सारे आईफ़ोन जो हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन उस केस में भी आपका जो फ़ोन है उसमें एक यूनिकनेस का एलिमेंट आ जाता है। तो ये बेसिकली नॉन फंजिबिलिटी। अगर हम इसको टोकन्स में एक्सटेंड कर दें, अगर हम कहते हैं कि जी इथेरियम है फ़र्ज़ करें, तो इथेरियम जो है मतलब आपके पास 2 इथेरियम है और फ़र्ज़ करें अली के पास 2 इथेरियम है, तो वो इथेरियम जो है वो बेसिकली सेम है। उसमें जो क्वांटिटी है वो जो 2 इथेरियम है वो मैटर करती है। अब अगर हम नॉन फंजिबल टोकन्स की बात करते हैं तो उसमें जो है हर इंडिविजुअल टोकन जो है वो दूसरे टोकन से यूनिक है, उसमें एक यूनिक आइडेंटिफायर आ जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है मतलब फंजिबल टोकन्स के अंदर और नॉन फंजिबल टोकन्स के अंदर। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं कि एनएफटी जो है वो दूसरे फंजिबल टोकन से जो है किस तरह डिफरेंट है, तो उसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक जो है हर जो नॉन फंजिबल टोकन है या एनएफटी है उसके अंदर एक यूनिक आईडी होगा, जो उसको डिस्टिंग्विश करेगा मतलब दूसरे सारे टोकन से। और दूसरा जो है एनएफटीज़ के अंदर एक एबिलिटी है कि जो डेटा जो है जो कि चेन के ऊपर स्टोर नहीं है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टोर नहीं है, वो उसके उसकी तरफ पॉइंट कर सकते हैं, मतलब ऑफ चेन डेटा। अब इस केस में अगर हम देखें तो इसमें हम इस तरह देख सकते हैं कि एनएफटी जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, आपके पास एक नक्शा है जो कि खजाने की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है? अगर हम इस केस में जिस तरह जितने भी ये प्रोफाइल पिक्चर वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, पीएफपी प्रोजेक्ट्स उनको कहते हैं, तो जिस तरह क्रिप्टो पंक्स हैं और बाकी सारे, तो उसके अंदर जो है जो पिक्चर है इटसेल्फ वो जो है वो ब्लॉकचेन पर होस्ट नहीं होती, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर डेटा डालना जो है वो बहुत एक्सपेंसिव काम है और हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मिनिमम से मिनिमम डेटा जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर हो। तो इस केस में जो है मतलब जो डेटा है वो ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं है, वो किसी और जगह पर है। और जो एनएफटी की एंट्री है वो बेसिकली पॉइंट कर रही है कि जी ये डाटा जो है जो इस लोकेशन के ऊपर है, ये बेसिकली इसका ओनर जो है वो ये एड्रेस है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एनएफटी जो है वो बेसिकली सिर्फ जो है इस तरह आप कंसिडर कर सकते हैं कि वो प्रूफ ऑफ ओनरशिप है एक सर्टेन लोकेशन पर पड़े हुए डाटा की। लेकिन वो ओवरऑल जो है वो सारा कुछ ऑल एनकम्पसिंग नहीं है। मतलब वो एक पॉइंटर है, वो कहता है कि जी वो फलां जगह पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसका ओनर ये एड्रेस है। तो ये बेसिकली मेन पॉइंट है समझने वाला। अगर आप मतलब ये समझते हैं कि जी अगर आप ये एनएफटी ओन करते हैं तो ये एनएफटी ब्लॉकचेन पर पड़ी हुई है और जो है इसको मतलब अब इसके ओनर सिर्फ आप हैं और इसको कोई नहीं छेड़ सकता और ये वो एज इट इज़ इस तरह नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस एड्रेस पे जो है एनएफटी पड़ी हुई है वो एड्रेस जो है वहाँ पर कोई उस डाटा को चेंज तो नहीं कर सकता। और क्या कहते हैं मतलब वो सारी उम्र के लिए अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको हम मतलब मज़ीद डिटेल में आगे चलकर देखते हैं। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि जी कौन-कौन से एनएफटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो
अभी अवेलेबल हैं और क्या उनकी प्राइस चल रही है और इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं एनएफटी प्राइस फ्लोर का मतलब बेसिकली ये है कि एवरेज प्राइस आप कह लें, मतलब ये बेस प्राइस है मिनिमम सॉर्ट ऑफ। तो उसके अंदर जो है अभी क्रिप्टो पंक स्टॉप पे है, प्राइस फ्लोर जो है वो 68.95 ईथ है। जिसका मतलब है अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दें तो $258,000 का जो है वो आपको सबसे सस्ता या एवरेज प्राइस मिलेगी क्रिप्टो पंक की। इसी तरह बोर्ड एप या याट क्लब जो है वो $252,000 का है। तो वापस ईद में चले जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और ये उनकी फ्लोर प्राइस है। और मतलब जो है और चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या था पिछले 24 आवर्स के अंदर, मतलब क्रिप्टो पंक्स जो हैं उसके अंदर 2000 ईथ का जो है वो ट्रेडिंग हुई है सॉर्ट ऑफ। पिछले 24 घंटों में जो है वो 32 क्रिप्टो पंक्स जो हैं उन्होंने मतलब सेल हुए हैं या एक्सचेंज किए हैं लोगों ने आपस में। और जो है वो लिस्टेड कितने हैं और टोटल सप्लाई कितनी है। और मतलब फ्लोर कैप का मतलब ये है कि जिस तरह मार्केट कैप होती है टोकन्स के अंदर, कितने टोकन्स अवेलेबल हैं और कितनी उसकी टोकन की प्राइस है। तो इस केस में क्योंकि ये क्रिप्टो पंक्स जो हैं वो की फ्लोर प्राइस जो है वो 68.95 है और 10,000 अवेलेबल हैं, तो फ्लोर कैप ये बन जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई एक्सट्रीमली हाई प्राइसेस चल रही हैं सारे एनएफटीज़ की। कूल कैट्स 8.5 ईथ और इसी तरह डूडल 6.9 ईथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एनएफटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे। अगर अब हम टाइमलाइन देखते हैं तो बेसिकली एनएफटीज़ जो हैं उसमें क्या कहते हैं, एनएफटीज़ की सेल जो है वो 2000% अप है दिस ईयर। और फिर हम उसमें देखते हैं कि जी रिक एंड मॉर्टी वाले जो हैं उन्होंने 10 ड्राइंग्स बेची थी 1.65 मिलियन की। उसके बाद जो है जेनेसिस ब्लॉग होता है जो सबसे पहला ब्लॉग होता है। तो एक्सी इन्फिनिटी के अंदर जो है उन्होंने रियल एस्टेट बेची 1.5 मिलियन की। लिंडसी लोहान ने जो है वो अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट बेचा 58 का। और फिर जो निया कैट वाली जो मीम थी वो $587,000 की बिकी है। उसके बाद जो है इसी तरह मतलब वर्चुअल स्नीकर्स बेचे हैं लोगों ने $3.1 मिलियन के। ग्राइम्स जो है जो कि इलॉन मस्क की बेगम है, उसने जो है $6 मिलियन के अपना म्यूज़िक बेचा है। और इसी तरह जो है उसके बाद बैड लक ब्रायन वाली मीम थी $37,000। ये जो एलियन पंक था ये 7.7 मिलियन का बिका था। क्रिप्टो पंक्स के अंदर एलियंस जो हैं वो बेसिकली सिर्फ 9 हैं आउट ऑफ 10,000। तो उसमें वो रेयरिटी का एस्पेक्ट आ जाता है। और अगर आप लोग मतलब एनएफटी स्पेस एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे जी कि वो रेयरिटी का एस्पेक्ट आ जाएगा कि ये वाला जो फीचर है ये सिर्फ इतने के अंदर है आउट ऑफ जितने भी टोटल 10,000 हैं। तो वो जो है वो फिर उसी तरह प्राइस ज़्यादा हो जाती है। बीपल ने जो है वो अपनी फर्स्ट 5,000 डेज़ वाली जो थी क्या कहते हैं एनएफटी वो 69 मिलियन की बेची थी। एक इंडियन ने ख़रीदी थी ये। और इसी तरह हम देख रहे हैं आगे चलता जा रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कार्ड है 289,000। उसके बाद जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ 1 कैलेंडर ईयर ऑफ आर्ट जो है वो भी $436 की निकल गई है। जैक डॉर्सी ने अपनी फर्स्ट ट्वीट बेची 2.9 मिलियन। तो बेसिकली ये चलता जा रहा है सीन, ठीक है। ओवरली अटैच गर्लफ्रेंड मीम जो है वो 400,000 की बिक गई। और इसी तरह और ये अभी जो है सिर्फ अप्रैल तक ट्रैक कर रहे हैं। अब जो है वो क्रिप्टो पंक जो है वो भी 10 मिलियन का एक सेल हुआ है रिसेंटली। और क्या कहते हैं आपने वो स्टोन वाला भी देखा होगा, ईथर रॉक्स। ये ईथर रॉक्स थी जो कि मतलब $608,000 की बिकी थी। और जो है अब वो फ्लोर प्राइस जो है वो $1 मिलियन से भी ऊपर चली गई। अब आप देखें आप कहेंगे मतलब ये रॉक है तो इसमें इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ से आ रही है। तो इसमें मतलब बहुत सी स्पेकुलेशन है। आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो बैकग्राउंड में। हो सकता है कि मतलब क्योंकि वॉलेट जो है उसका ओनर कौन है वो तो मतलब आप क्लियरली तो नहीं पता होता अनटिल अनलेस जो है ओनर जो है वो खुद अपने आप को डॉक्स करे या बता दे या किसी तरीके से पता चल जाए कि ये वॉलेट का ओनर ये है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि मल्टीपल वॉलेट्स हैं वो आप ही के हैं, आप इधर से अपने आप को ही भेज दें, आगे पीछे प्राइस ऊपर नीचे कर लें। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं इसके अंदर बैकग्राउंड में चल रही हो सकती हैं। अच्छा, अब हमने जो है कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं और एनएफटी की बेसिक्स डिस्कस कर ली हैं। अब हम आगे देखते हैं जैसा कि मैंने कहा था कि एनएफटी जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर एक एंट्री है जो कि बता रही है कि ये एड्रेस जो है फ़लाँ लोकेशन के ऊपर जो चीज़ पड़ी है उसको ओन करता है।
लेकिन अब उस केस के अंदर जो उस लोकेशन के ऊपर जो चीज़ पड़ी है, उस लोकेशन को सिक्योर करना जो है, वो भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये कोई शख़्स था, उसने किसी की ट्वीट जो है वो ख़रीदी 1 ईथ की, जो कि उस पॉइंट पे $640 का था। अभी ईथ जो है वो ऑलमोस्ट $4000 का है। तो उसने वो ट्वीट ही डिलीट कर दी। तो बेसिकली जो है, अब वो कुछ ओन करता है जो कि वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो इसी तरह अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, तो एक आर्टिस्ट था और उसने बेसिकली क्या किया कि उसने जो है ना ओपन सी के ऊपर अपनी एनएफटी कलेक्शन बनाई, जिसके अंदर जो है ये सॉर्ट ऑफ इमेजेस थे। और उसके बाद उसने क्या किया कि उसने जो है उसको चेंज करके मतलब टोकन जो है, एनएफटी टोकन वो तो सेम है, लेकिन वो जिस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, उस एड्रेस के अंदर जो पिक्चर सेव हुई हुई है, उसने उन पिक्चर्स को चेंज करके जो है वो रग्स की पिक्चर डाल दी। डीफाई के अंदर जो है रग पुल एक काफ़ी कॉमन फिनोमेनन है, जिसके अंदर लिक्विडिटी जो है वो आप अगर खींच लें तो उसको रग पुल कहते हैं। तो बेसिकली उसने कहा कि जी मैंने जो है रग पुल कर दिया। और उसने कहा जी कि काफ़ी ईज़ी है जेपीईजी को चेंज करना, और क्या कहते हैं, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा डिसीजन है, मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली वो अवेयरनेस फैलाना चाह रहा था कि ओवरऑल प्रोसेस है क्या। उसमें फिर वो कह रहा है कि जी जो डिस्कशन है एनएफटीज़ के बारे में, वो बेसिकली जो है मीनिंगलेस हो जाती है अगर जो टोकन है और आर्ट जो है वो आपस में मतलब सेपरेबल हैं। आर्ट और टोकन जो है उनको मतलब इंटरट्वाइंड होना चाहिए एक दूसरे के साथ। उसमें फिर वो बताता है कि वो जो है वो किसी टीम के लिए काम करता है जो डबल डिजिट के अंदर जो है वो आर्ट वर्क्स बेचती है। और बेसिकली जो है हर जो आर्ट वर्क है जो वो सेल करते हैं, वो एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी के साथ आता है। और वो जो पेपर है वो मतलब विदाउट द आर्ट वर्क जो है वर्थलेस है। और आर्ट वर्क जो है विदाउट द सर्टिफिकेट जो है वो रहता तो सेम है, लेकिन फिर उसको कोई ख़रीदेगा नहीं या उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी, क्योंकि मतलब आप उसको प्रूव नहीं कर सकते कि ये फ़लाँ जो है आर्टिस्ट ने बनाया है। ठीक है? तो उस केस में बेसिकली वो कह रहा है कि जी अब वो जो सर्टिफ़िकेट है वो बताता है कि जी टाइटल क्या था, ईयर क्या था और इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है वो बेसिकली ये है कि वो कहता है कि जी जो टोकन है वो आर्ट वर्क नहीं है। मतलब इट कैन बी, लेकिन वो है नहीं। और वो जो टोकन है वो बेसिकली सिर्फ़ वो जो पेपर है, वो जो सर्टिफ़िकेट ऑफ ओनरशिप है, उसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है इस केस में। और वो कह रहा है कि जी उस इस बात का क्या फ़ायदा हुआ कि अगर हम एक जो है नॉन फंजिबल टोकन बना लें और उसको एक हाईली सिक्योर नेटवर्क पे डाल दें, जिसमें जो है कोई आपकी जो है वो चेंज नहीं कर सकता। मतलब उसको तो नहीं, एंट्री को नहीं चेंज कर सकता, लेकिन जो है वो पीछे जाके आर्टवर्क को चेंज कर दे, ठीक है? तो उस केस में बेसिकली फिर अगर हम आगे चलें तो वो कह रहा है कि जी आर्ट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो मार्केट नहीं है। मतलब हम लोग अभी मतलब हम लोग मतलब क्रिप्टो में अभी ख़ास तौर पे जो एनएफटी का जो सारा क्रेज़ चल रहा है, उसमें बेसिकली लोग जो हैं वो नए प्रोजेक्ट्स बनाते जा रहे हैं और लोग उनको धड़-धड़ खरीदते जा रहे हैं सिर्फ़ इस होप के ऊपर कि ये जो है इसकी प्राइस बढ़ जाएगी और हम इसको आगे जाकर जो है वो ज़्यादा मतलब पैसों में बेचेंगे। लेकिन बेसिकली वो कह रहा है कि जी आर्ट वर्क की जो वैल्यू है वो सब्जेक्टिव होती है, वो उसकी ब्यूटी पे डिपेंड करती है, बाकी चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो एज़ सच जो है वो मार्केट पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद वो कह रहा है कि जी मार्केट जो है वो मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे सकती है, इस तरह आप कहें कि जी फ़ान गो जो है उसकी पेंटिंग्स जो है वो अप्रिशिएट कर गई हैं, क्योंकि फ़र्ज़ करें लोगों में को फ़ान फ़ान गो जो है उसकी कोई नई एप्रिसिएशन आ गई है, जो भी। लेकिन ओवरऑल जो अभी इस वक़्त हम एनएफटीज़ में देख रहे हैं वो एक हाइप बबल चल रहा है। और एंड में वो काफ़ी मज़े की बात करता है कि वो कहता है कि जी थिंक अबाउट हाउ मैनी पिक्सेलेटेड इमेजेस माय एल्गोरिथम कैन प्रोड्यूस एवरी सेकंड। तो बेसिकली अभी हम अगर देखते हैं जो प्रोफाइल पिक्चर बेस्ड जो हमने बात की, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट्स की, तो उसमें बेसिकली हो ये रहा है कि आप मतलब एक अपना कैनवस बना लेते हैं, उसके अंदर आप कुछ बेस फीचर्स बना लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपके आइज़ की जो है वो 4 और 5 टाइप्स हैं, और फेस की 4 और 5 टाइप्स हैं, और उसके बाद नोज़ की 4 और 5 टाइप्स हैं। उसके बाद अगर आप उसके ऊपर लूप ओवर करें, तो आप मतलब फेस चेंज करते रहें 5 दफ़ा, आइज़ और नोज़ और बाकी सब कुछ सेम है, तो आपके पास 5 डिफरेंट पिक्चर्स आ गई, डिफरेंट फेसेस के साथ। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल भी दूँ जो मैंने यहाँ पे बनाई है, तो हम ये देख लेते हैं कि ये फेस है और ये डिफरेंट जो है वो आई टाइप्स हैं, ये नोज़ है और ये माउथ है। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से जो है मैं फेस टाइप चेंज कर देता हूँ, फेस टाइप जो है ये ओवल आ जाती है, अब ये एक नई नई पिक्चर बन गई है। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि जी मैं आइज़ चेंज कर देता हूँ, आइज़ सर्कल की बजाय जो है वो स्क्वायर हो गई हैं, ये एक नई पिक्चर बन गई है। अगर मैं इसी में नोज़ चेंज कर देता हूँ,
ये हटा देता हूँ, लाइन वाला नोज़ ले आता हूँ, ये एक नई पिक्चर बन गई है। और इसी तरह जो है अगर मैं यहाँ पर जो माउथ है वो चेंज कर देता हूँ। तो ये बेसिकली जो है अब इसी तरह जो वो रीजनरेटिव आर्ट उसको कहते हैं ना, तो वो बेसिकली उसमें ये है कि वो लूप ओवर करता है आपका एल्गोरिदम, और वो जो आपने 4-5 ट्रेड्स बनाए हैं उसी के ऊपर वो लूप ओवर करता जाता है, और वो 10,000 पिक्चर जो हैं जितने आपने वो ट्रेड्स बनाए थे, मल्टीप्लाई कर लें सबको, तो वो उतनी पिक्चर जो हैं वो बना के आपको दे देता है। अब इस केस में अगर आप देखें, आप किसी ग्राफ़िक आर्टिस्ट को जो है वो कुछ $100 दें मेरे ख़्याल में, तो वो आपको ये जो जितने भी ट्रेड्स हैं, वो आपको बना के दे देगा। तो एनएफटी प्रोजेक्ट जो है वो बनाना ऐसा जो है कोई इतना बड़ा इश्यू है ही नहीं। और ये आपको मतलब नेट पर भी मिल जाएँगे, इस कोड भी मिल जाएगा जो आपने रन करना है। बेसिकली आपने सिर्फ़ तस्वीरें रिप्लेस करनी है, अपनी तस्वीरें डालनी है, वही कोड आपने रन करना है, वो लूप ओवर करेगा और आपको आर्ट बना के दे देगा। अच्छा, इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो कह रहा था कि जो लोकेशन है जहाँ पर आपकी पिक्चर पड़ी है, उसको मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस केस में बेसिकली फिर अब जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि नॉर्मली जो है वो सिंपल यूआरएल्स यूज़ करने की बजाय जो है अब आजकल वो यूज़ कर रहे हैं आईपीएफएस। आईपीएफएस में बेसिकली 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक जो है वो कंटेंट एड्रेसिंग आ जाती है। कंटेंट एड्रेसिंग का मतलब बेसिकली ये है कि जो आपकी पिक्चर है उसकी बेस के ऊपर जो है एक यूनिक फिंगरप्रिंट क्रिएट होता है, और मतलब डाटा को इन कंसिडरेशन लेके और उसके बाद जो है वो आपको एक सीआईडी मिल जाता है, कंटेंट आइडेंटिफायर। और उसका फ़ायदा आपको ये है कि फिर मतलब वो जो कंटेंट आइडेंटिफायर है वो आपकी उसमें जाएगा एनएफटी के अंदर। तो अगर उसको कोई चेंज करता है तो वो कंटेंट आइडेंटिफायर जो है वो सेम नहीं रहेगा, और वैसे भी मतलब आईपीएफएस के ऊपर जो है एक फ़ाइल जो चली जाती है उसको चेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात है कंटेंट परसिस्टेंस की। जिस तरह कि हमने इस इधर देखा था कि वो ट्वीट ही उड़ गई, तो वो उसकी जो एनएफटी है वो उसकी मतलब जो भी वहाँ पे जेपेग थी वो भी उड़ गई साथ ही। तो इस केस में परसिस्टेंस जो है उसमें वो कहता है कि अगर आप सेंट्रलाइज़्ड कोई सर्वर यूज़ करते हैं, जैसे अमेज़न वेब सर्विसेज़ यूज़ करते हैं, ड्रॉपबॉक्स कुछ भी, तो हो सकता है कि जी वो कंपनी बंद हो जाए या उनके कुछ सर्वर डाउन हो जाएँ या कुछ भी, तो आपका डाटा जो है वो मतलब सारी उम्र के लिए अवेलेबल ना हो। उस केस में भी अगर आप मतलब आईपीएफएस बेस्ड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, आईपीएफएस से बनता है इंटरप्लैनेटरी फाइल्स सिस्टम, और बेसिकली अगर आप आईपीएफएस बेस यूज़ करते हैं और उसमें मतलब फाइल कॉइन जिस तरह है, तो उसमें आपकी डिसेंट्रलाइज़्ड नोड्स हैं और वो डाटा जो है वो उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो मतलब अगर इवन एक भी नोड सर्वाइव कर जाती है तो आपका डाटा जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। तो ये वो तरीके हैं जिससे जो है आप मतलब अपना डाटा जो है उसको सेफ रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम मज़ीद अगर एनएफटीज़ की डिटेल में जाएँ तो हम चले जाते हैं ओपनसी के ऊपर। अगर हम ओपनसी पे देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। हम कहते हैं कि जी अच्छा हम ये म्यूटेंट एप यार्ड क्लब देख लेते हैं। ये म्यूटेंट एप यार्ड क्लब जो है उसमें बेसिकली वही हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। 11.1 थाउजेंड ओनर्स हैं, 17.6 थाउजेंड आइटम्स हैं, टोटल फ्लोर फ्लोर प्राइस जो है वो 12.488 ईथ है, और वॉल्यूम ट्रेडेड जो है वो 157.3 थाउजेंड ईथ है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर किसी भी ऐप की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हम इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं फ़र्ज़ करें। तो यहाँ पर जो है आप बेसिकली जाकर अगर आप देखना चाहते हैं कि ये पिक्चर कहाँ पर स्टोर्ड है, तो आप जो है वो यहाँ पर जाके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें, ये आपको ईथरस्कैन पर ले जाएगा, और बेसिकली आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किसने जो है वो किसको बेचा, किधर गया, क्या हुआ और क्या नहीं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, अगर हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में जाएँ, यहाँ पर हम चले जाते हैं रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसमें हम अगर नीचे जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है टोकन यूआरआई, और यहाँ पर अगर हम वापस आएँ इस म्यूटेंट एप यार्ड क्लब वाली ओपन सी की उस पे, तो यहाँ पर दिया हुआ है टोकन आईडी। यहाँ से अगर हम इसको कॉपी करें, वापस जाएँ ईथर स्कैन के ऊपर, इसको यहाँ पर हम डालकर क्वेरी करते हैं, तो ये हमें दे देता है कि जी इस एड्रेस के ऊपर जो है इसका मेटा डेटा पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे मैंने पहले से ही खोला हुआ है, हम देख सकते हैं कि जी इमेज जो है वो इस लोकेशन के ऊपर स्टोर्ड है, और एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बेसिकली आईज़ ये हैं, हेड ये है, बैकग्राउंड ये होगा, माउथ और ये सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। अब उसके बाद अगर हम इस आईपीएफएस को खोलना चाहते हैं तो इसको डायरेक्टली ब्राउज़र जो हैं वो मोस्टली सपोर्ट नहीं करते, तो उसको आप कैसे खोल सकते हैं? आप कहेंगे जी आईपीएफएस कम ऑन fs.io/ipfs
स्लैश ये जो आपने एड्रेस कॉपी की है। अब अगर ये वो बोर्ड ऐप है जिसको वो पॉइंट कर रहा है, और ये बोर्ड ऐप जो है इस ये अभी उसके ऊपर मिनिमम बिड जो है वो 207.7 ई रैप्ड ईथ की लगी हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो बेसिकली आप जो है वो राइट क्लिक सेव इमेज एज़ करें तो आपके पास वो बोर्ड ऐप भी आ गया। और एनएफटीज़ की जो सबसे बड़ी कंप्लेंट है वो भी यही है कि मतलब अगर आप राइट क्लिक करके इमेज सेव कर सकते हैं तो फिर मतलब इस ओनरशिप का जो है वो क्या फ़ायदा है? जो कि अगर देखा जाए तो किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जॉफ्री हंटली जो है उसने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है एनएफटी बे। और उसने बेसिकली जिस तरह पायरेट बे थी, और उसने बेसिकली यही किया है कि उसने यहाँ पर जो है वो सारी की सारी एनएफटीज़ जो हैं, मतलब ये जो इमेजेस हैं जो जो जिनको एनएफटीज़ पॉइंट कर रही हैं, उसने वो सारी की सारी जो हैं वो यहाँ पर जो इथेरियम चेन और सोलाना के ऊपर है वो अवेलेबल कर दी हैं। तो ये कुछ 17.76 टेराबाइट्स का डेटा है, जो कि मतलब सारी की सारे इमेजेस जो हैं वो आप एज अ टोरेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मकसद वही था, मतलब उसका मैंने इंटरव्यू सुना तो वो कह रहा था कि उसका मकसद यही था कि लोगों को अवेयर करना कि आपको इस बात की डिस्टिंक्शन हो कि मतलब डाटा जो है वो किसी और जगह पे स्टोर हो रहा है, और एनएफटी जो है वो सिर्फ एक मतलब सॉर्ट ऑफ नक्शा है, एक लिंक है। वो आपको ये बता रहा है कि आपका जो ट्रेजर है सॉर्ट ऑफ एनएफटी है वो किधर स्टोर्ड है। अब इस केस में अगर आप देखें तो आप मतलब मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में तो एज़ सच मुझे डिफरेंशिएशन नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर आप राइट क्लिक करके सेव कर सकते हैं ये इमेज तो फिर इसका मतलब है कि हर किसी के पास है। तो उसकी जो ओनरशिप है उसका क्या फ़ायदा? उसकी ओनरशिप का फ़ायदा सिर्फ़ उस केस में हो सकता है कि या तो आपके पास कोई ऐसी स्पेसिफ़िक, जिस तरह मेटावर्स की बात हो रही है या इस तरह, या फ़र्ज़ करें जिस तरह वो आपके पास आता है गूगल फ्रेम या जो भी आपके पास वो पिक्चर फ्रेम होता है, ठीक है? उसमें आपकी डिजिटली पिक्चर्स जो हैं वो चेंज हो रही होती हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह की चीज़ है कि जिसके अंदर मतलब वो विदाउट जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप या एनएफटी जो है वो पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो सकती, उस केस में तो आप कह सकते हैं कि हाँ आप ओनर हैं, और ये इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर आप तभी डिस्प्ले कर सकते हैं जब जो है वो आपके आपके पास उसकी ओनरशिप भी है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने प्रोफ़ाइल पिक्चर रखनी है, कुछ भी करना है, आप यहाँ से इस इमेज को सेव करें, आपको कोई भी नहीं रोक रहा करने से। और मतलब ये एक जो है काफ़ी ओपन पॉइंट है। अब इसके अंदर अगर आप एनएफटी वालों की देख लें, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू कह लें, तो उसमें जिस तरह वो सॉल्ट बेग आपको पता पता होगा, वो जो सॉल्ट फेंकता है उसके ऊपर अपनी स्टेक्स के ऊपर, तो वो उसने अपनी सोशल मीडिया रेपुटेशन के ऊपर जो है उसने अपना जो बिज़नेस है अपना स्टेक हाउस वाला, उसने उसको काफ़ी एक्सपेंड कर लिया। और वो सुना है कि वो जो लंदन के अंदर उसकी ब्रांच है तो वहाँ पर वो ऑलमोस्ट 1500 पाउंड्स की जो है वो स्टेक बेचता है गोल्ड कोटेड। तो एक बंदा है उसने कहा कि जी मैंने जो है वो नुसरत की जो गोल्ड कोटेड स्टेक है तो वो मैंने 65 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स की बना ली है, जो कि वो 1500 की बेचता है। तो उसमें बेसिकली मतलब फिर वही वही बात है कि वो जो राइट क्लिक करने वाली बात है, तो वो बात आ जाती है। अब यहाँ पर नीचे बंदे ने लिखा हुआ है कि उसकी जो डिश है वो 1500 पाउंड इसलिए कॉस्ट करती है क्योंकि आप मतलब शो ऑफ कर सकते हैं कि आप उसको खाना अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसके रेस्टोरेंट में जाना अफोर्ड कर सकते हैं। आप जो अपनी इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालेंगे ये 65 पाउंड्स की स्टेक बना के, तो वो मतलब आपकी पिक्चर होगी, उस केस में आप जो पिक्चर डालेंगे वो उसके रेस्टोरेंट में होगी। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द फ्लेक्स। तो इस केस में भी आप मतलब एनएफटीज़ को इसी सेंस में देख सकते हैं कि जी मतलब अगर हम देखें जी वो क्या कहते हैं जिमी फैलन ने बोर्ड ऐप लगा ली है, फलाँ ने बोर्ड ऐप लगा ली है, फलाँ ने क्रिप्टो पंक खरीद लिया है और इस तरह की चीज़ें, तो वो बेसिकली सेलिब्रिटीज़ के पास और जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसा है, तो वो सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना मतलब रोलेक्स एक पॉइंट पे फ्लेक्स बन जाती है कि जी मैंने रोलेक्स पहनी हुई है। तो अब ये मतलब मेरे ख़्याल में अमीर लोगों के पास एक नया वो ज़रिया आ गया अपनी वेल्थ को फ्लेक्स करने का। एज़ सच जो है पर्सनली मतलब ख़ास तौर पे जो प्रोफ़ाइल पिक्चर वाला केस है, उस केस में मेरी नज़र में एनएफटीज़ का एज़ सच कोई वो पॉइंट नहीं है। अम, उसमें अगर फिर हम एक और चीज़ देखें तो वो ये है कि जो एनएफटीज़ हैं उनका आगे क्या बनने जा रहा है। अच्छा ये गैरी वेनरचक अगर आपको इसका पता हो तो ये बेसिकली जो है 30 साल की उम्र तक जो है अपने फ़ादर की वाइनरी में काम कर रहा था, लेकिन फिर इसने जो है वहाँ पर मतलब सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोज़ बनाना शुरू की जिसमें ये वाइन टेस्ट करता था और अपना रिव्यू देता था। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर आपकी मतलब पर्सनैलिटी इस तरह की हो या आपका मतलब जो भी रिव्यूइंग स्टाइल है वो इस तरह का हो कि मतलब लोगों को पसंद आ जाए,
तो फिर ये बेसिकली जो है वहाँ से वायरल हो गया और उसके बाद जो है इसने मतलब अपनी उस सक्सेस की बेस पे इसके कोई 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, इसी तरह ट्विटर पे उसने अपना वेनर मीडिया भी बना लिया है, अपना मतलब क्या कहते हैं मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और क्या कहते हैं ये जो है इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अंदर जो है वो घुसा हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली इस आर्टिकल में वो कह रहा है कि जी क्या कहते हैं वो किसी क्राउड को मतलब खिताब कर रहा था सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं ट्राइबेका कोई जो भी होगी कोई कॉन्फ्रेंस या जो भी वहाँ पर मतलब गैरी वी भी कहते हैं इसको और वो बेसिकली यहाँ पर कह रहा था कि जी आई बिलीव देयर इज़ अ 100% चांस ऑफ अ मैसिव डिप। तो वो बेसिकली कह रहा है कि जी 100% चांस है मैसिव डिप का और जो है जो मनी लूज़ होगी वो एनॉर्मस होगी और इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं अम वो कह रहा है कि जितने लोगों ने अभी इसमें पैसे डाल दिए हैं वो सारे जो हैं उसको डर लग रहा है कि वो सारे ज़ीरो पे ना चले जाएँ। अच्छा गैरी वी जो है इसकी क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसने जो है अपनी एनएफटी कलेक्शन निकाली थी वी फ्रेंड्स के नाम से और बेसिकली उसके अंदर 10,255 एनएफटीज़ थी और जो कि जो है इसने अम उससे जो है 30 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं और उसके बाद अभी जो है अगर हम यहाँ पर देखें जैसे मैं आपको प्राइस फ्लोर दिखा रहा था तो वो वी फ्रेंड्स जो है इस वक्त फोर्थ नंबर पे है फ्लोर कैप के हिसाब से मतलब क्रिप्टो पंक्स और बोर्ड एप के बाद जो है वो वी फ्रेंड्स जो है वो चौथे नंबर पे है और फ्लोर प्राइस जो है वो 9.98 ईथ है। तो बेसिकली अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं और मतलब आपके पास वो पावर है लोगों को कन्विंस करने की तो आप मतलब कुछ भी बेच सकते हैं। अगर आप वी फ्रेंड्स को देखें मैंने यहाँ पर वेबसाइट खोली हुई है तो वो ये अजीबो-गरीब से डूडल से हैं सिंपल सिंपल से जो कि इसने बनाए हुए हैं और उसके बाद जो है वो उनकी प्राइस जो है वो एब्सोल्युटली एक्सप्लोड कर गई है। अच्छा यहाँ पर एक बड़ी इम्पोर्टेंट मुझे वीडियो मिली है कुछ दिन पहले ही इसका मैं लिंक यहाँ पे डाल दूँगा, मैं वीडियो यहाँ पर प्ले नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बेसिकली मिस्टर बीस्ट जो है वो लोगन पॉल के साथ बैठा हुआ है और वो बेसिक कह रहा है कि ना उसको जो है गैरी वी की जो है वो कॉल आई सम टाइम अराउंड जनवरी और फरवरी 2021 और बेसिकली गैरी वी जो है वो ये कह रहा था कि 2020 में जो है वो अपना बिज़नेस चला रहा था क्योंकि कोविड आया हुआ था और सारा कुछ तो गैरी वी जो है वो उस पे फोकस कर रहा था तो वो एनएफटीज़ में आना चाहता था लेकिन वो एनएफटीज़ में जो है वो आ नहीं सका। तो जब एनएफटीज़ की प्राइस बढ़ी थी तो उसने कहा कि मतलब अब मैं भी बीच में आऊँ या क्या करूँ? तो केविन रोज़ का अगर आप लोगों को पता हो केविन रोज़ जो है वो डिग डिग एक साइट होती थी जो कि मतलब रेडिट की तरह की थी, तो वो उसका फाउंडर था। तो केविन रोज़ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एनएफटीज़ के अंदर है। तो केविन रोज़ से उसकी बात हुई गैरी वी की तो केविन रोज़ ने उसको कहा कि तुम्हें पंक्स का पता है? अगर नहीं पता तो गेट अ पंक। तो उसके बाद गैरी वी कहता है कि जी मैंने जो है ना उसके बाद जाके रिसर्च की पंक्स के ऊपर, पंक्स क्या हैं। अब क्रिप्टो पंक्स जो थे वो बेसिकली इतने मशहूर इसलिए हैं क्योंकि जब वो ERC 721 टोकन आया था जो कि एनएफटीज़ का टोकन है, तो क्या कहते हैं उस वक़्त एक्सपेरिमेंट था कि मतलब अगर आप रीजनरेटिव आर्ट करें और इस तरह करें तो आप इस तरह की पिक्चर्स बना सकते हैं। तो वो सॉर्ट ऑफ जिस तरह बिटकॉइन फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है, उस तरह वो फर्स्ट जो है वो पीएफपी एनएफटी प्रोजेक्ट था और वो बेसिकली फ्री था, आपको सिर्फ गैस फ़ी देनी थी उसको मिंट करने की। तो उस वक़्त लोगों ने मिंट कर लिया और सारा कुछ तो और अभी उसकी वैल्यू भी इसी वजह से अगर आप देखें तो वो छोटी-सी पिक्सेलेटेड सी इमेज है, लेकिन उसकी वैल्यू इसी वजह से क्योंकि वो सबसे पहला था और वो मतलब इथीरियम के ऊपर है और वो सबसे मेन था। तो उसके बाद जो है वो गैरी वी ने जो है वो पंक्स खरीद लिए, उसके पास जो है 59 पंक्स हैं इस वक़्त और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था तो पंक्स की जो फ्लोर प्राइस है वो 8 ईथ है, टू $260,000 ऑलमोस्ट। तो आप 59 से मल्टीप्लाई कर लें, आप खुद ही देख लें। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो मिस्टर बीस्ट ये कह रहा है कि बेसिकली उसको सम टाइम अराउंड जनवरी फरवरी जो है वो एक फ़ोन कॉल आई रात को गैरी वी की। गैरी वी ने उसको कहा कि इस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर जो है आओ शाबाश जल्दी से लाज़मी। तो उसके बाद कह रहा है उस कॉल में गया, उस कॉल के अंदर जो है वो 30 बिलियनेयर और मल्टी मिलियनेयर टाइप लोग थे। लोगन पॉल भी था और उन सबको गैरी वी ने कहा कि भाई क्रिप्टो पंक्स खरीद लो। क्रिप्टो पंक्स जो है ना इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग, इट्स द नेक्स्ट फेसबुक, ठीक है। और उसने कहा बस क्रिप्टो पंक खरीद लो और उसने इन सबको कन्विंस किया कि क्रिप्टो पंक खरीदो। अब खुद सोचें सारे बिलियनेयर्स और अमीर बंदे उस कॉल के अंदर थे। मिस्टर बीस्ट कह रहा है कि उसने 8 या 9 क्रिप्टो पंक खरीद लिए उस पॉइंट पे और लोगन पॉल ने भी खरीदे जितने मर्जी।
और उसके बाद जो है बेसिकली क्रिप्टो पंक्स की जो प्राइस है वो एक्सप्लोड कर गई। तो अब इसके अंदर जो इंटरव्यूअर है वो खुद भी ये क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है कि मतलब गैरी वी जो है वो मतलब करेक्ट निकला इस केस में कि हाँ क्रिप्टो पंक्स एक्सप्लोड कर जाएगा, लेकिन अगर उसको दूसरे एंगल से देखें तो हम ये भी तो कह सकते हैं, क्योंकि वो इतने सारे अमीर लोग जो थे वो उसके अंदर कॉल के अंदर इन्वॉल्व थे, उन सारों ने क्रिप्टो पंक खरीदा। इस इवेंट की वजह से जो है वो क्रिप्टो पंक्स की जो प्राइस है वो सोर कर गई। तो बेसिकली जो है ये वीडियो अगर आप गौर से देखें तो ये सॉर्ट ऑफ आप देखेंगे कि ये जो सारे अमीर लोग हैं या वेल्स जिसको हम क्रिप्टो में कहते हैं, वो सारे आपस में मिले हुए हैं, सारी नेटवर्किंग की गेम है सारी। अगर आपको सारों को आपस में लिंक है तो बेसिकली जो है ये क्लियर कट एग्जांपल है कि पंप एंड डंप जो है वो किस तरह होता है। मतलब गैरी वी ने अपने सारे अमीर लोगों को कन्विंस किया, उन्होंने क्रिप्टो पंक खरीद लिए अराउंड जनवरी फरवरी टाइम, और उसके बाद आपको पता है पंक्स प्राइस में एक्सप्लोड कर गया और सारा कुछ। और मिस्टर बीस यहाँ पर खुद भी कह रहा है कि उसने कई जो हैं वो बेच दिए हैं। तो बेसिकली आप लोग इन्फ्लुएंसर्स की बातों में ना आएँ, आप खुद से रिसर्च करें, आप खुद से देखें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और ये सारा कुछ जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ शायद मैं मिस कर गया जब मैं कंटेंट की बात कर रहा था। अब यहाँ पर अगर हम परसिस्टेंस की बात कर रहे थे डेटा की, और हम कह रहे थे कि जी ये जो है अगर हम आईपीएफएस पे स्टोर करते हैं कंटेंट बेस्ड एड्रेसिंग के साथ, तो वो जो है उसका एक यूनिक फिंगरप्रिंट बन जाता है। फिर उस केस में जो है उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे आईपीएफएस के ऊपर। लेकिन उसके अंदर वो केस तब है जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात फिक्स्ड है कि ये मतलब जो आपने जो एनएफटी का टोकन है उसके अंदर आप एक यूआरआई देते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर, जो कि बेसिकली यही जो हम डाटा को पॉइंट करते हैं वो। तो उस केस में जो है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में ये फिक्स कर देते हैं कि ये यूआरआई जो है ये बाद में चेंज नहीं हो सकता, तो फिर वो जो एनएफटी है वो हमेशा उसी यूआरआई को पॉइंट करेगी। अब अगर आप डाटा को चेंज करेंगे तो डाटा की हैश जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने देखी थी एग्ज़ाम्पल इसकी बोर्ड ऐप की, तो ये जो है ये वाला जो स्ट्रिंग है ये उस हैश की बेस पे बना है। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ डाल सकते हैं कि आप जो है उस क्या कहते हैं यूआरआई को बाद में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ एनएफटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये करते हैं कि मतलब जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो मिंट के टाइम के ऊपर जो है वो एनएफटीज़ रिवील नहीं होती। वो सारी जो है उनके अंदर वो सेम ही पिक्चर आ रही होती है। उसका मकसद ये है कि कोई जो है वो शुरू में ही जो है वो रेयर ट्रेड्स देख के या इस तरह जो है ना, शुरू में ही कोई जो अच्छे अच्छे सपोज़िडली एनएफटीज़ हैं वो पहले ना उठा ले। तो उस केस में जो है वो सारों में वो सेम होता है। जब वो सारे का सारा प्रोजेक्ट मिंट हो जाता है, फ़र्ज़ करें 10,000 है, 10,000 जो है वो सारे लोगों ने मिंट कर लिए। तो उसके बाद जो है वो ये जो टोकन यूआरआई है उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में इस बात की ऑप्शन रखते हैं। तो उसके बाद जो है फिर आपको पता चलता है कि मेरी पिक्चर ये है, मेरे पास ये पिक्चर आई है। तो सॉर्ट ऑफ एक रैंडमनेस आ जाती है। लेकिन अब इस केस में अगर वो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो एक दफ़ा ये चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, या अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है एनएफटीज़ वाला जो आपने उठा लिया है और आपको ये बात पता नहीं है कि वो इसमें जो है वो यूआरआई को चेंज कर सकते हैं, तो उस केस में फिर आईपीएफएस भी इवन विद कंटेंट एड्रेसिंग जो है वो सिक्योर नहीं रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर एनएफटीज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अभी एनएफटीज़ के अंदर क्योंकि कोई रेगुलेशन और इस तरह कोई नहीं है, कंट्रोल नहीं है एज़ सच, तो लोग जो हैं वो दूसरों की आर्ट उठा कर जो है कॉपी करके उसकी एनएफटीज़ बनाई जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप डिविएंट आर्ट का देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा जो है वो प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट के लिए, डिजिटल आर्टिस्ट के लिए। तो उसके अंदर भी उनको यही प्रॉब्लम देखने में आ रही है कि लोग जो हैं वो आर्टिस्ट का आर्ट कॉपी करके और उसकी जो है एनएफटीज़ बनाकर जो है वो बेच रहे हैं उधर ओपन सी पे और बाकी जगहों पर। तो उस केस में डिविएंट आर्ट जो है वो कह रही है कि हम जो है वो आर्टिस्ट के साथ मिलकर कोशिश करेंगे इसको इसको मतलब रोकने की। लेकिन उस केस में भी जो है वो मतलब ब्लॉकचेन्स को सर्च करेंगे कि अगर उनको सिमिलर आर्ट जो है वो मिल जाती है, लेकिन ब्लॉकचेन को सर्च करना भी इतना आसान काम नहीं है। दूसरा, इतनी सारी ब्लॉकचेन्स हैं, तो ये एक इशू है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम दूसरा देख सकते हैं कि मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मशहूर हो गए हैं, जैसे कि बोर्ड एप यार्ड क्लब या फिर जो म्यूटेंट एप यार्ड क्लब और इस तरह। तो उस केस में जो है वो भी लोग क्या कर रहे हैं कि उनको कॉपी करके, अगर वो फ़र्ज़ करें इथेरियम पर है तो उसको सोलाना पे डाल दिया, जैसे क्रिप्टो पंक्स थे तो उनको लोगों ने सोलाना पे एज़ इट इज़ कॉपी करके तो सोल पंक्स नाम रख दिया। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है किसी ने फ़ंकी ऐप यार्ड क्लब बना दिया और उसमें बेसिकली बोर्ड एप्स जो हैं वो राइट साइड पे देख रहे हैं।
लेकिन इस केस में उन्होंने इमेज को फ्लिप कर दिया, वो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, बाकी जो है वो सारा कुछ सेम है। और अब वो देखें वो 0.12 ईथ का बेच रहे हैं, 0.125 ईथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली जो है बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो इस स्पेस के अंदर हैं, स्कैम है, हाइप को जो है वो लोग कैश कर रहे हैं। तो बेसिक इन सारी चीज़ों से जो है वो आपने बचना है। तो जैसा कि क्रिप्टो में भी और इसमें भी और कोई भी आप इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो आपको जो है वो अपनी ड्यू डिलिजेंस जो है वो अपनी साइड पर करनी चाहिए। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही था। हमने इसमें डिस्कस किया कि एनएफटीज़ क्या हैं, एनएफटी की बेसिक्स क्या हैं और जो डिफरेंस है मतलब ब्लॉकचेन में जो एंट्री है उसका और डाटा कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है और जो डाटा स्टोर हुआ हुआ है उसको कैसे सिक्योर करना चाहिए और जो लिंक है दोनों के बीच में। फिर हमने जो राइट क्लिक वाला फिनोमिनन है उसको भी डिस्कस किया और फिर हमने डिस्कस किया कॉपी कैट्स को। हमने डिस्कस किया कि आप मेटा डाटा जो है उसको किस तरह देख सकते हैं और किस तरह आप अंडरलाइंग इमेज जो है उस तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा जो सारे मसले मसाइल हैं कॉपी पेस्ट वाले वो हमने डिस्कस किए और हमने डिस्कस किया कि जो हाइप थी उसको इन्फ्लुएंसर जो हैं वो किस तरह क्रिएट करते हैं और किस तरह जो है वो बेनिफिट करते हैं रिटेल के बिहाफ पे। क्योंकि ये ज़ीरो सम गेम है तो इन दी एंड जो है वो कोई पैसे बनाएगा और इन्फ्लुएंसर जो है वो मोस्टली जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट पहले कर चुके होते हैं उसको शिल करने से। और जब वो शिल करते हैं तो उसमें रिटेल आती है, कुछ रिटेल जो है वो पैसे बना लेती है लेकिन मोस्ट ऑफ द रिटेल जो है उसका काफ़ी हाई चांस है कि वो बैग होल्डर्स बन जाएं इन दी एंड। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड एवरीथिंग और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।